वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस है फ्रेंड्स, नया सिलेबस, तो उसमें जो भौतिक विज्ञान था चैप्टर पाठ्यक्रम वो समाप्त हो चुका है। उसे टोटल 10 वीडियो बनाए फ्रेंड्स, सभी को मैं यूट्यूब पर और साथ में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया हूँ। तो आज से हम लोग फ्रेंड्स जो बिहार पुलिस फायरमैन का है, जो विज्ञान में पढ़ना है रसायन विज्ञान, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का सिलेबस, रसायन विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है नया सिलेबस में वहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स। और इसी के हिसाब से मैं आपको 5 से 7 दिन में रसायन विज्ञान भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, रसायन विज्ञान में पहला तो भौतिक विज्ञान सिलेबस के अनुसार से खत्म हो गया है। लगभग उसमें आपका 500 प्रश्न बना है फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार से। तो सभी को मैं बताया कि वेबसाइट पे भी डाल दिया, वहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान में आपका जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, क्या रसायन विज्ञान पहला पदार्थ की प्रकृति पढ़ना है, जिसमें है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु के बारे में पढ़ना है। यौगिक का सूक्ष्मतम कण सबसे क्या होता है, तो अणु होता है, परमाणुओं से निर्मित होता है, जिसके बारे में। पदार्थों के विभिन्न प्रकार में पढ़ना है फ्रेंड्स, तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। उसके बाद में परमाणु की संरचना के बारे में, परमाणु के स्वरूप का अवधारणा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के परमाणु बना है, कणों के अभिलक्षण, तो ये सभी है जो आपका पहला और दूसरा टॉपिक में दिया हुआ है। तो आज जो प्रश्न 50 प्रश्न आप लोग को लाए हैं रसायन विज्ञान से फ्रेंड्स, आपका पहला और दूसरा टॉपिक से है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये टॉपिक खत्म होगा फ्रेंड्स, इसमें और है द्रव्यमान संख्या, रेडियो सक्रियता। तो सिलेबस के अनुसार से मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँगा वीडियो। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो रसायन विज्ञान का सिलेबस है उसी के अनुसार से 50 प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने गेस करते चलिएगा। ठीक है, कि पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गेस करिए पहला का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये आपका गलत है। बाकी पदार्थ के द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, सही है। पदार्थ कणों का बना होता है, सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। लेकिन पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, ये गलत है, आकर्षण बल होता है। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स, कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। ठीक है, किसमें मिलता है, खनिज यौगिक में, प्राकृतिक तत्वों में, खनिज मिश्रण में, या इनमें से कोई नहीं। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही प्रकार के परमाणु किसमें मिलेंगे, तो प्राकृतिक तत्व है उसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। चलिए गेस कीजिए, किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ठोस होते हैं फ्रेंड्स उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल आपका है, अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है, यानी पदार्थ की कितनी टोटल अवस्थाएं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एकदम बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से चल रहे हैं, जो आसान क्वेश्चन है और जो हार्ड क्वेश्चन सभी को जो सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है। तो पूरा जरूर देखिएगा, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। करेक्ट आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 5 अवस्थाएं। ठीक है, कौन कौन है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। ठोस, द्रव, गैस, चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा, पांचवा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, ये 5 अवस्था है पदार्थ की तय की गई है। सवाल नंबर 5 को देखिए, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है आपका, कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसमें विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, ठोसों में, गैसों में, द्रवों में या प्लाज्मा में। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैसों में है जो विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। सवाल नंबर 6 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 6 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कौन सा कथन है जो गलत है। पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो इसमें गलत कथन कौन सा है। चलिए 6 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ के कण अस्थिर अवस्था में होते हैं, ये आपका गलत है। बाकी पदार्थ के कण छोटे, बहुत छोटे, सही है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, ये भी आपका सही है। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन गलत है, बाकी 3 सही है। ये सभी को मैं वेबसाइट पे डालता चलूँगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको जब भी मन करेगा आप रिवीजन कर सकते हैं।
7 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन न तत्व है और न ही यौगिक है, यानी इनमें से कौन है जो तो न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो वायु होगा या जल होगा या पारा होगा या नमक होगा। 7 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर ए वायु। क्योंकि फ्रेंड्स वायु न तो तत्व है ना ही यौगिक, ये क्या है तो मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। क्योंकि वायु में आपको मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है, इसमें मिक्स होता है, ठीक है। सभी गैसों का मिश्रण है ना, तो यही कह रहा है तो न तो तत्व है ना यौगिक है, यानी कि वायु क्या है, मिश्रण है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था कौन है, ठीक है। अभी मैंने देखा था फ्रेंड्स, बताया था, तो ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्था। चौथा अवस्था क्या है, प्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, चलिए गेस कीजिए इसमें कौन एक मिश्रण नहीं है। 9 नंबर सवाल का, कांच आपका मिश्रण है, पीतल भी है, पीतल मिश्रण है फ्रेंड्स। पिताजी आप लोग को पता होगा, पिताजी में क्या होगा, इसका तांबा और जस्ता का होता है ना, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का ये मिश्रण होता है। तो कह रहा है इसमें कौन सा मिश्रण नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 9 का डी है जो फ्रेंड्स कार्बन का ये अप्रूफ है ना, ग्रेफाइट, ये है जो मिश्रण के अंतर्गत नहीं आता है। कांच, पीतल, यहाँ पर इस्पात होगा, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक इस बात लिखा गया, ठीक है, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस्पात होगा, ठीक है। तो कांच, पीतल, इस्पात, ये सभी तो आपको मिश्रण के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, लेकिन ग्रेफाइट है जो आपका मिश्रण नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए, कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, इसमें से यौगिक कौन सा है आपको छांटना है, पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमोनिया हो जाएगा, जो क्या है फ्रेंड्स आपका, ये है जो आपका मिश्रण है, सॉरी यौगिक है। बाकी पारा, ओजोन और वायु ये सभी है जो यौगिक नहीं है, ठीक है। यौगिक के बारे में भी बताएंगे, डिफिनीशन मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कि यौगिक क्या होता है। यौगिक होता है कि वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक में क्या होता है कि 2 या 2 अधिक तत्वों को संयोग से बनता है, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, वो आपका यौगिक होता है। अब मिश्रण में क्या होता है फ्रेंड्स, 2 तत्व से अधिक से मिलकर बनता है, लेकिन इसमें क्या है, मिश्रण में अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, तो पारा, ओजोन, वायु। तो इसमें अमोनिया है जो आपका यौगिक है, क्योंकि इसमें जो अमोनिया का निर्माण होता है 2 से अधिक तत्वों से, तो इसमें क्या होता है, इसका अनुपात निश्चित होता है। ये सब 9th क्लास में पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है फ्रेंड्स। अब किस तरह से इसे क्वेश्चन पूछा बन रहा है वो देखेंगे, कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, इसमें से कौन एक मिश्रण नहीं, गेस कीजिए। समुद्री जल तो मिश्रण है, मृदा भी है, देखिए मिश्रण है, वायु भी मिश्रण, 3 है जो आपका मिश्रण नहीं है। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए, एक शुद्ध पदार्थ है, कौन सा इसमें एक शुद्ध पदार्थ है, चलिए, मीथेन, चीनी का घोल, दूध, वायु। 12 का क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, तो 12 का करेक्ट आंसर मीथेन। मीथेन है जो आपका एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। बाकी चीनी का घोल, दूध, वायु ये सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ये सब नहीं आता है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 13 नंबर सवाल आपका रेफरेंस की निम्न में से विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। देखिए मिश्रण मुख्य रूप से इस तरह से देखा जाए तो 2 प्रकार से होता है फ्रेंड्स, एक समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो देखिए समांगी, दोनों का मैं डिफिनीशन बता देता हूँ, समझ जाइएगा। तो देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने के साथ समांगी मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके जो प्रत्येक भाग होते हैं कि गुण धर्म होता है वो क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका समांगी मिश्रण होता है। अब विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से विषमांग मिश्रण का निर्माण होता है। इसके प्रत्येक भाग के गुण एवं उनके संघटक क्या होता है, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है आपका कि विषमांगी मिश्रण का कह रहा है ना, तो इसका देखिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुहासा हो जाएगा, ठीक है। कुहासा है जो आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कुहासा हो गया, फिर आप ले ले बारूद ले ले, ये सब ये जो किसका है, विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है, तो कैसा हो सकता है, अभी मैंने बताया समांगी हो सकता है और विषमांगी दोनों तरह से हो सकता है। 14 का देखिए इस टाइप से भी प्रश्न बन रहा है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, मिश्रण प्रकृति में हो सकता है क्या, समांगी और विषमांगी हो सकता है। 15 नंबर सवाल को देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा विषामांगी मिश्रण है? चलिए अब गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विषामांगी मिश्रण में से कौन सा है? पीतल, पानी में चीनी का घोल, वायु या दूध? 15 नंबर सवाल का राइट आंसर विषामांगी है ना, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पीतल और पानी में चीनी का घोल और वायु ये सब ये जो समांगी मिश्रण का उदाहरण है कि इसमें मिश्रण भी रहता है फ्रेंड्स, तो एक निश्चित अनुपात में होता है तभी पीतल का निर्माण होता है। वायु में भी एक निश्चित अनुपात है, लेकिन दूध है फ्रेंड्स जो विषामांगी मिश्रण का उदाहरण, इसमें बहुत सारे चीज़ पाया जाता है, कैल्शियम हो गया, क्या हो गया, और कोई निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल है शक्कर के घोल में शक्कर एक है। देखिए इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर सही करके बताएं कि शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, कोलाइड है, सस्पेंशन है। ये सवाल आपका एनडीए में पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो सिंपल है फ्रेंड्स, 16 का शक्कर के घोल में शक्कर है जो घुला हुआ पदार्थ है, इसका आंसर यही होगा। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से कोई लगता है कि इतना आसान नहीं पूछेगा, लेकिन इस टाइप का सवाल ही पूछा जाता था। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? घुला हुआ पदार्थ है। 17 नंबर सवाल को देखिए। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वक्र होता है, ठीक ना, वक्रकार होता है। ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार कैसा होता है? तो वक्र होता है। अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? ये देखिए फ्रेंड्स आपका मिश्रण में सब पढ़ना है, जैसे ऊर्ध्वपातन विधि हो गया, आसवन विधि हो गया, तो उसे मिश्रण से अलग करने का तरीका है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कोई पता नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं पहले वो समझ ले फ्रेंड्स, कि जो ऊर्ध्वपातन पदार्थ होते हैं जिसको जब हम गर्म करते हैं फ्रेंड्स, तो ठोस से वो क्या होता है, तरल पदार्थ में नहीं आकर के डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे वो ऊर्ध्वपातन पदार्थ हो गया। तो यहाँ करा कौन नहीं है? तो बर्फ है नहीं, बर्फ को अगर देखिए करिए गर्म करिएगा फ्रेंड्स पानी बदलेगा तब वाष्प में बदलेगा। बाकी आपका अमोनिया क्लोराइड को गर्म करिएगा तो ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा। नेफ्थलीन भी डायरेक्ट गैस बनेगा। कपूर को भी गर्म करिए फ्रेंड्स लिक्विड होता है? नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है? आपका गैस बनता है। इसलिए तो करा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो बर्फ है जो ऊर्ध्वपातन नहीं है, बाकी ये तीनों है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 19 को देखिए फ्रेंड्स कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, विपरीत प्रासरण, ठीक है, रिवर्स प्रासरण यानी विपरीत प्रासरण का प्रयोग किया जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि जल शोधन में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो प्रासरण या विपरीत प्रासरण या साइटोलिसिस या टर्गर दाब। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? चलिए अब गेस कीजिए, अभी मैंने बताया था, अभी ऑप्शन में भी था। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गेस कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड है जो ऊर्ध्वपातन कर सकता है, यानी कि ये डायरेक्ट क्या गर्म करने पर वाष्प बनेगा, लिक्विड अवस्था में नहीं आएगा। चलिए इस 21 नंबर सवाल को देखिए। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? अभी देखिए थे फ्रेंड्स प्रासरण कौन था? विपरीत प्रासरण, रिवर्स प्रासरण ना। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा किस तरह से पूछा जाता है, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है जल शोधन में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स प्रासरण। अभी मैंने देखा था वो अलग ढंग से पूछा था। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 नंबर सवाल आपका है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सभी टॉपिक के अनुसार है फ्रेंड्स, सिलेबस के अनुसार है, क्योंकि मिश्रण आपको पढ़ना है, मिश्रण में अलग करने की विधि भी पढ़ना है। तो 22 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का, विद्युत अपघटन। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल है समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आसवन विधि, ठीक है, यानी आसवन। ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्र में पानी के अलवणीकरण के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जो समुद्री पानी होता है उसमें नमक होता है, तो उसे नमक निकालने के लिए यानी अलवणीकरण के लिए आसवन का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो गया आसवन। अब आगे आपका 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किस विधि के द्वारा?
24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी हो जाएगा आसमन विधि के द्वारा। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है तो आसमन विधि के द्वारा किया जा सकता है। 24 का करेक्ट आंसर ए होगा। 25 नंबर सवाल को देखिए कि तरल अवस्था से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़ जैसे कि लिक्विड है वो क्या है, तरल अवस्था में है, और इससे जब वो गैसीय अवस्था में आता है तो उसको क्या कहा जाता है। जैसे पानी लीजिए, तो पानी को जब गर्म करिएगा तो गैस अवस्था में आएगा तो क्या कहेगा, वाष्पीकरण कहलाएगा ना। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण इसका आंसर होगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल है मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना, देखिए मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। देखिए पदार्थ के मुख्य रूप जैसे 5 अवस्था है ना, तो पहला अवस्था मान लें ठोस है, तो ठोस जब से किस में बदलता है, द्रव में बढ़ता है, द्रव से क्या होता है, गैस में बदलता है, होता है ना। तो कह रहा है मध्यवर्ती जो अवस्था है ठोस द्रव यानी मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित क्या होगा, ऊर्ध्वपातन ना। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका उदाहरण में क्या है, जैसे कपूर है फ्रेंड्स, ठीक है, कपूर को क्या करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं हम लोग तो क्या होता है वो कि तरल अवस्था में नहीं आता है, डायरेक्ट क्या जाता है, गैसीय अवस्था में आता है, तो उसी है ऊर्ध्वपातन है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका कि द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए गेस कीजिए, कोई भी लिक्विड है जब ठोस में परिवर्तन होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे, उत्सादन कहेंगे, हिमीकरण कहेंगे या संलयन कहेंगे। तो फ्रीजिंग होता है ना फ्रेंड्स, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक होता है यानी कि जमना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, हिमीकरण होगा। द्रव के ठोस अवस्था में, जैसे कि द्रव पानी है, पानी जब बर्फ बन जाता है तो क्या कर रहा है, हिमीकरण होता है। 27 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए। 28 नंबर सवाल आपका 2 या 2 से अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। 28 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा विलयन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक सजातीय मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग क्या अभी मिश्रण से संबंधित, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित ये सब देख रहे थे। अब परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। परमाणु अच्छी तरह से पढ़ना है फ्रेंड्स, इससे 1-2 प्रश्न पूछा जाएगा। परमाणु का खोज किसने किया था। चलिए सिंपल से सिंपल प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किए हैं फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो परमाणु का खोज किसने किया था, गेस कीजिए फटाफट, किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ना। ऑप्शन नंबर डी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। जी हाँ, देखिए पदार्थ क्या है फ्रेंड्स, तो सभी को पता है, पदार्थ है जो छोटे छोटे कण से मिलकर के बने हुए होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। ये परमाणु का खोज डाल्टन साहब ने किया था, याद रखिएगा। अब कह रहा है कि परमाणु है जो अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था, तो किसने कहा था परमाणु अभाज्य, गेस करिए फटाफट। 30 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डाल्टन साहब ने, जिन्होंने परमाणु का खोज किया था उनके हिसाब से परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन फ्रेंड्स उनका ये प्रस्ताव क्या है, गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि परमाणु विभाज्य है, परमाणु को विभाजन किया जा सकता है। तो प्रस्ताव किसने किया था कि परमाणु अभाज्य है, तो डाल्टन साहब ने। चलिए अगला सवाल को लेते हैं, परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं। ठीक है, परमाणु के मौलिक कण कितने होता है, चलिए आप लोग गेस करिए फटाफट। ये सब प्रश्न आप लोग फटाफट गेस करते चलिएगा। तो परमाणु के कितने, 3 मौलिक कण होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला सवाल को देखते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। चलिए देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का खोजकर्ता का नाम याद रखें, जिसमें आपका न्यूट्रॉन को यहाँ पर मैं शामिल कर लिया हूँ फ्रेंड्स। किसने खोजा था, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मैं बताता हूँ, इसको याद रखें, इससे संबंधित एक प्रश्न हो सकता है पूछा जाए। तो परमाणु में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, जे थॉमसन ने किया था। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने दिया था, ठीक है, किया था। तो तीनों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, परमाणु के नाभिक के अवयव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल को घुरा फिरा करके पूछा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं या परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आपका मान लीजिए परमाणु है, ये आपका उसका नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है जो फ्रेंड्स क्या है, कक्षा में चारों ओर घूमते रहता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो कण है, परमाणु के 3 मौलिक कण है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है जो परमाणु के क्या वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहता है, और P+N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जी कहाँ होता है,
नाभिक में होता है। तो परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी 33 का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखिए। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी तत्व है, ठीक है, परमाणु में कितना? 2 प्रोटॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है? P+N होता है, आप लोगों को पता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितना? 2, और उसमें न्यूट्रॉन भी कह रहा है 2 होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन भी क्या होता है? 2 है, इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तो द्रव्यमान संख्या तो सिंपल है फ्रेंड्स, परमाणु आपका जो किसी भी तत्व के परमाणु के द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है? P+N होता है ना। तो सिंपल है। तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये फार्मूला याद रखिएगा कि किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है? तो P+N होता है, ठीक है, यानी कि प्रोटॉन संख्या और जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। तो 2 दिया तो 4 हो गया। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल 1 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन होता है, 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होता है। क्या कितना होगा इसका? 35 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं क्या? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 4 होता है, ठीक है, क्या होता है? 4 होता है परमाणु द्रव्यमान इसका, देखिएगा तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हीलियम का जो नाभिक होगा इसमें क्या होगा? 2 प्रोटॉन की संख्या भी 2 रहेगा और न्यूट्रॉन की संख्या भी क्या होगा? 2 रहेगा। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं कितने? तो 2 प्रोटॉन होते हैं एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हीलियम का अगर देखा जाए तो परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या होता है, ये आपको याद पता होगा। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इससे भी पता चलता है कि प्रोटॉन की संख्या क्या है? 2 होगी। तो 2 प्रोटॉन संख्या होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है इसका। तो इसका जो हीलियम के नाभिक में होते हैं कौन कौन? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लिखते हैं। अगला सवाल है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका, ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, चलिए बताइएगा। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या? परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है ना, समस्थानिक करा है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसका समस्थानिक में परमाणु भार भिन्न रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, तो समस्थानिक होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है संभारिक में, उसमें क्या होता है कि परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इसमें जो सिलेबस में दिया है छोटी से छोटी चीज़ें बड़ी से बड़ी सभी का कॉन्सेप्ट में क्लियर कराते चल रहा हूँ फ्रेंड्स, सभी को याद करते चलेगा, माइंड में कॉन्सेप्ट में रखिएगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका खोज को मैं सभी क्वेश्चन इसमें नहीं डाला हूँ, लेकिन चैडविक का डाला था, न्यूट्रॉन का खोज किया था, बाकी का मैं बता दिया था, तो सब याद रखिएगा। अब संभारिक का हम यहाँ पर नहीं डालें लेकिन समस्थानिक का डालें, तो समस्थानिक जब क्लियर हुआ तो संभारिक भी याद रखिएगा कि समस्थानिक में क्या होता है कि इसका परमाणु भार भिन्न होता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक समान होता है। संभारिक में क्या परमाणु भार समान रहेगा, परमाणु क्रमांक भिन्न रहेगा। चलिए सवाल नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर सवाल है, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। परमाणु के कक्षों को जो भरने का क्रम है जो नियंत्रित होता है आपका अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा, याद कर लीजिएगा, अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए कि परमाणु के नाभिक किसने खोजा था? चलिए सिंपल है फ्रेंड्स कि नाभिक का खोज किसने किया था, ठीक है, गेस कीजिए। रदरफोर्ड, डाल्टन, गोल्डस्टीन, आइंस्टीन ने। तो वो नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 39 नंबर सवाल को देखें कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? अभी हम लोग देखा 38, जी हाँ 39। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? चलिए गेस कीजिए फ्रेंड्स, परमाणु संरचना के मॉडल किसने किया था? तो बोहर साहब, बोहर और रदरफोर्ड ने ना, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो बोहर तथा रदरफोर्ड साहब ने किया था। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 40 नंबर सवाल आपका है, किन किरणों के परिकिरण से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, कौन सा किरण के परिकिरण से? तो 40 का गेस करिए क्या होगा? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण।
गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। तो 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण के किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? अल्फा कण टॉप मोस्ट बीबीआई याद करके रखिएगा इस सवाल को फ्रेंड्स, अल्फा कण के। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड नाभिक की खोज की थी? उसी से संबंधित सभी प्रश्न है। देखिए क्या क्या थे, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर किसका प्रकीर्णन किया था? तो अल्फा कण का किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और जब अल्फा कण का प्रकीर्णन से किया था तो उससे क्या, इसका नाभिक का खोज किया था। तो कह रहा है स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके? तो अल्फा का हो जाएगा 41 का ए, अल्फा। स्वर्ण पत्र से अल्फा के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक है, किसका? अल्फा के। अगला सवाल को देखिए, वही सवाल है, रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी? देखिए तीनों क्वेश्चन से संबंधित है। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि पतले स्वर्ण होता है जो फ्रेंड्स का पतला पन्नी होता है, उस पर अल्फा कण का प्रकीर्णन किया था और किसका खोज किया था? तो नाभिक का खोज किया था, परमाणु के नाभिक। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो परमाणु नाभिक के। 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? देखिए वही क्वेश्चन को कितना तरह से पूछा गया है। तो देखिए किसी पतली स्वर्ण पन्नी से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? गेस कीजिए। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन का, किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का, या स्वर्ण समस्थानी का। तभी बता रहे हैं फ्रेंड्स कि नाभिक का खोज इसके द्वारा किया गया था। 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक का। चलिए 44 नंबर सवाल को देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? मूल कण है जो समान संख्या में स्थित कौन होते हैं फ्रेंड्स? गेस कीजिए 44 का। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल कण। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोटॉन की संख्या बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, उतना ही बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक संख्या होता है। तो ये हो जाएगा परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन इसका 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करना क्या होगा फ्रेंड्स? प्रोटॉन के, या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, आयनों की संख्या, या न्यूक्लियनों की संख्या। राइट आंसर 45 का गेस किए होंगे तो ऑप्शन नंबर ए होएगा। ये जो प्रोटॉन की संख्या है फ्रेंड्स वो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है, प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो याद रखिएगा कि किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा सदा क्या होता है? धनात्मक होती है। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होता है? सदा धनात्मक होता है। 47 नंबर सवाल को देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज तो किया था जे थॉमसन ने, लेकिन इसके आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? सभी को पता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन होता है जो फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन पे क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसमें किसने सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में? 47 का राइट आंसर होगा मिलीकन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर सवाल को देखिए। 48 नंबर सवाल आपका है, प्रोटॉन पर आवेश के बराबर होता है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो किसके आवेश के बराबर होता है फ्रेंड्स? गेस कीजिए। तो 48 का जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फा कण। यानी प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, अल्फा पर भी धन आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश अल्फा कण पर आवेश के बराबर होता है। ठीक है, किसका? अल्फा कण का। अगला सवाल है, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए परमाणु को हम लोग तो 3 मौलिक कण जानते हैं मुख्य रूप से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं फ्रेंड्स, नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। गेस कीजिए, चैडविक ने खोजा था, कार्ल डी एंडरसन ने, या रदरफोर्ड ने, या गोल्डस्टीन ने? पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा कार्ल डी एंडरसन ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ये पॉजिट्रॉन क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगला सवाल आपका कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन है जो किसका प्रतिकण है? देखिए आ जाएगा यहाँ पर। अभी हमने देखा पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, तो कार्ल डी एंडरसन है। ठीक है, अब कह रहा है पॉजिट्रॉन है जो किसका प्रतिकण है, किसका है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, मेसॉन का। इंपॉर्टेंट सवाल है, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
पॉजिट्रॉन है जो किसका प्रतिकण है, यहाँ पर कण है तो इलेक्ट्रॉन का है। अब देखिए इसके बारे में डिटेल देख लें कि पॉजिट्रॉन परमाणु में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है। ठीक है, 3 तो होते हैं फ्रेंड्स, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है जो नाभिक में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा एक पॉजिट्रॉन परमाणु में जाने वाला एक मौलिक कण है, इसका अलग कण है फ्रेंड्स, यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर क्या निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये अलग से जो पॉजिट्रॉन पाया जाता है तो ये क्या होता है, धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस पर क्या होता है, धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके गुण इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, किंतु दोनों में अंतर यह है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश युक्त कण है तथा पॉजिट्रॉन धन आवेश युक्त कण है। इसके द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। आप समझ गए होंगे पॉजिट्रॉन क्या है फ्रेंड्स। तो पॉजिट्रॉन है जो परमाणु में परमाणु का ही एक मौलिक कण है। यह क्या होता है, यह धन आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन कण है। ठीक है, और इसका जो गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इस पर जो आपका चार्ज होता है, आवेश होता है, वो क्या होता है, अलग होता है, बल्कि अब होता है फ्रेंड्स, और साथ में इसका द्रव्यमान होता है जो क्या होता है, समान होता है। तो देखिए यहीं पर क्वेश्चन का यही था ना कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, तो मानिए किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का ही प्रतिकण है जो परमाणु में रहता है। समझ गए होंगे। अब देखिए 51 नंबर सवाल लगता है, इसमें 52 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, 52 क्वेश्चन इसमें टोटल। ठीक है फ्रेंड्स, आपका है किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं। चलिए बताइए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, कोई भी परमाणु उसका परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 51 का करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध क्या है, तो किससे है, अभिविन्यास से है, आवृत्ति से, माप से, या चक्रण से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चक्रण से हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टोटल 52 सवाल था। आज का सिलेबस मैं बता चुका हूँ। देखिए आप एक बार पुनः सिलेबस देखिए, थोड़ा सा वक्त दे फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं और सिलेबस में क्या दिया हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ की प्रकृति में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े फ्रेंड्स, जो 5 अवस्था उसके बारे में, तत्व के बारे में थोड़ा बहुत देखे, यौगिक के बारे में देखे, फिर आपका मिश्रण के बारे में देखे। ठीक है, इससे जो सवाल बनता था सब बनाए। अब मिश्रण में ही आपका समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण देखें, फिर इसमें इसको अलग करने की विधि देखे, उधरोपातन पदार्थ देखे, फिर इसका परमाणु के संरचना में परमाणु का खोज किसने किया था, परमाणु के कितने देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं। ठीक है, और फिर एक कणों की अभिलक्षण तथा परमाणु में इनकी उपस्थिति होती है। तो परमाणु में कहाँ कहाँ उपस्थिति होती है हमने देखा, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, वृक्षाकार कथों पर होता है, और यहाँ पर P+N होता है। तो देखिए इससे और क्या सवाल बन सकता है, जो सवाल बन रहा है फ्रेंड्स वही सवाल मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस तरह से पूछा जाएगा इसका तो कोई नहीं जानता, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये सब देखिए फ्रेंड्स, आपका द्रव्यमान संख्या के बारे में हम लोग देखें। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो परमाणु संख्या प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होता है। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो इससे देखिए जो भी प्रश्न बना था सब करवा दिया। अब रेडियो सक्रियता, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संयंत्र, ये सबसे जो अगला वीडियो में कवर करूँगा, तो कोशिश करूँगा फ्रेंड्स सिलेबस के अनुसार से समय आप लोग को कवर करवा दूँ। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, और वेबसाइट पर जाकर अवश्य पढ़ें फ्रेंड्स। ये सब प्रश्न आपको कल से वेबसाइट, आज से ही आप शाम से वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और फिजिक्स का 10 प्रैक्टिस सेट्स जो पूरा सिलेबस कवर कर लिया वो भी दिया हुआ है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर आराम से आप पढ़ सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।